Hello friends and students. So this is the part 2 of our session 1 of unit 6. So let's start today's video. So स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, एक डेटाबेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस के बारे में हम और नॉलेज लेते हैं। सो एम एस एक्सेस RDBMS ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। एम एस एक्सेस मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या कह लो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बट किस टाइप का? RDBMS। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और इसे किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और ये किसके साथ आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या है? एक पूरा पैकेज है सॉफ्टवेयर का, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आपने ये नाम सुने होंगे, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, MS एक्सेस, MS एक्सेल, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं मेनली आप यूज़ करते हो। इसके अलावा भी कई और सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे इकट्ठे इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इस पूरे पैकेज में आते हैं। तो इस पैकेज का ही एक पार्ट है MS एक्सेस, ठीक है। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा भी था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बना पाएंगे, मतलब कई सारी टेबल बना पाएंगे एक ही डेटाबेस के अंदर, और उन टेबल को आपस में रिलेट करवा सकते हैं, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या होता है वैसे मैंने कुछ थोड़ा सा पहले भी बताया था। अब आज वाले वीडियो में भी मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा और डिटेल में एग्जांपल देके जैसे समझाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेट करा सकते हैं टेबल को। तो थोड़ा सा जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, कि एक टेबल में अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसका असर जो है दूसरी टेबल पर भी पड़ता है, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ लिंक बन जाता है दो टेबल्स के बीच में। कोई भी आप वर्क करते हो, ठीक है, तो कुछ लिंक बन जाता है जिससे अगर एक में चेंज होगा तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ेगा, ठीक है। या फिर किसी एक में किसी एक टेबल में कोई डेटा नहीं है तो वैसे वो डेटा दूसरी टेबल में भी एंटर नहीं हो सकता। तो इस टाइप का कुछ लिंक बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीचर। अच्छा सॉरी, एक और बताऊं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है, सॉरी MS एक्सेस जो होता है इस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में, तो इस MS एक्सेस में मतलब ये एक DBMS है, और इसमें हम टेबल्स तो बना ही सकते हैं, बट टेबल के अलावा ये जो मैंने बताया था फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात क्या है MS एक्सेस की, जो MS एक्सेस है ना, वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला क्या है? DBMS है। एक्चुअली ज़्यादातर जितने भी DBMS होते हैं ना, जैसे हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे SQL का हमने देखा था, ओरेकल देखा था, ठीक है, साइबेस सुने थे। तो ये ज़्यादातर जितने डेटाबेस होते हैं उनकी जो इंटरफेस होती है ना, वो CUI होती है। कमांड्स आप टाइप करते हो, उन कमांड्स के बेस पर उनमें डेटा स्टोर होता है या डेटा रिट्रीव होता है या कोई भी चेंज होता है। डेटाबेस में जो भी काम करना है उन कमांड्स के बेस पर करते हो। उन कमांड्स को क्या बोलते हैं? क्वेरीज, SQL क्वेरीज, ओके। तो लेकिन जो ये MS एक्सेस है, इसमें SQL क्वेरीज है वो तो वर्क करती हैं, मतलब आप उनसे तो वर्क कर ही सकते हो, बट इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी दिया होता है। मतलब आप सिंपल माउस से बस क्लिक कर करके भी अपने काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हर वो जो कमांड्स है या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो आप सीखो हुई तभी काम कर पाओगे, ठीक है। हालांकि हम एक स्टूडेंट्स हैं, हमें तो सब कुछ सीखना है। SQL के थ्रू कैसे कराएंगे वो भी सीखेंगे, और डायरेक्टली माउस वगैरह से हम कैसे कर सकते हैं बिना कोई क्वेरी लर्न किए वो भी सीखेंगे। हमें तो दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोनों तरीके से वर्क हो जाता है, इसलिए इसका इंटरफेस कैसा कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसी को बोलते हैं जिसमें आपको सामने सब कुछ नजर आ जाए, बस आपको माउस से क्लिक क्लिक करना हो, ठीक है। क्लिक करना हो या कहीं पे क्लिक किया और फिर टाइप कर दिया, कुछ भी ऐसा जब काम करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ओके, तो ये तो था MS एक्सेस के बारे में। अब इस MS एक्सेस की कुछ स्पेशल फीचर्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट। एक्सेस आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये उसको स्मॉल पार्ट्स में
डिवाइड कर देता है ताकि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, यूज़ करना आसान हो जाए। ठीक है, एक इकट्ठी बहुत बड़ी जो अगर इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड। अब ये रिडंडेंसी क्या होता है, देखो इसको पहले समझ लेते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये दो टेबल आपको नजर आ रही हैं ऊपर, एक ये टेबल है, एक ये टेबल। इस टेबल में देखो ये संदीप यहाँ भी है, इसमें भी है, नितिन इसमें भी है, इसमें भी है, दीप्ति इसमें भी है, इसमें भी है। अगर ये दो टेबल है तो इसमें अगर मान लो हमने एक टेबल डेटाबेस में ये दो टेबल बना रखे, दोनों टेबल में वही सेम सेम चीज़ बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। तो ये क्या हो रहा है, डेटा रिडंडेंट हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ रिडंडेंसी इन दिस डेटाबेस, कि वही डेटा जो एक टेबल में है वही सेम डेटा दूसरी टेबल में है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। ठीक है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, उससे क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब कम हो जाती है। जो रिडंडेंसी है वो कम हो जाती है, मतलब जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वो बहुत कम हो जाता है। आपको हर चीज़ डुप्लीकेट रखने की ज़रूरत नहीं होती है अलग अलग टेबल में। मतलब अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए भी जो दोनों टेबल में हो, तो आपको जरूरी नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दोनों टेबल में रखो ही। तो इसमें कई तरीके दिए होते हैं जिससे एक ही टेबल में रख के दोनों टेबल में वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा सकती है। रख लें हम एक ही टेबल में, बट दूसरे टेबल में भी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है, दूसरा है सॉरी, विच इन टर्न्स मिनिमाइजेस डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब जो रिडंडेंसी के कम होने से ही क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी भी मिनिमाइज, मतलब बहुत कम हो जाती है। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है मिसमैच ऑफ डेटा, मतलब डेटा मैच नहीं कर रहा। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे दो अलग अलग टेबल हैं, सपोज करो एक टेबल है अकाउंट वाली स्टूडेंट की जहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखे होंगे, एक टेबल है लाइब्रेरी वाली, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स के नेम लिखे होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब एक जगह तो एक ही बच्चे का नाम, जैसे संदीप जो स्पेलिंग लिखे SANDEEP लिखी है, और एक जगह स्पेलिंग में SANDIP लिख दिया। ठीक है, तो अगर तो क्या हो गया, है तो वही उसी बच्चे का नाम है, बट एक जगह स्पेलिंग गलत हो गई, एक जगह ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। सेम बच्चे का नेम बट दोनों जगह अलग अलग है, या एक जगह संदीप लिखा हुआ है, एक जगह संदीप कुमार लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको तो गलत भी नहीं कह सकते, बट मैच नहीं हो रहा, एक संदीप एक संदीप कुमार। हालांकि है तो उसी बच्चे को, हम कई बार बोल देते हैं संदीप भी चल जाता है, संदीप कुमार भी चल जाता है, बट जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर के लिए दोनों अलग अलग डेटा बन जाते हैं। ये डेटा मैच अगर आप कराओगे तो मैच नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मिसमैच। तो रिडंडेंसी होने की वजह से, देखो मिसमैच डेटा कब होगा, जब एक ही डेटा दो टेबल में अलग अलग जगह होगा तभी तो होगा ना, यानी डुप्लीकेट डेटा होगा तभी मिसमैच होगा। अगर डुप्लीकेसी कम हो जाए, यानी डुप्लीकेट डेटा जितना कम होगा उतनी ही इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मिसमैच उतना ही कम होगा। तो समझ में आ गया, तो इसलिए बोला कि रिडंडेंसी के कम होने से इनकंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है। डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन डेटा इज डुप्लीकेटेड अननेसेसरी। तो ये भी वही चीज़ बताइए कि जो रिडंडेंसी है वो एक्चुअली में तब होती है जब डुप्लीकेट डेटा ज़्यादा हो जाता है, मतलब ऐसा डुप्लीकेट डेटा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है डुप्लीकेट करने की, बट फिर भी उसको अलग अलग टेबल में रखा गया है। और ऐसा करने से क्या होता है, फिर इनकंसिस्टेंसी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर ऑफ फीचर्स पढ़ रहे थे हम, तो नेक्स्ट फीचर इज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। जो MS एक्सेस के अंदर किसी भी डेटा को सर्च करना हो, ठीक है, तो उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ा देता है MS एक्सेस। आप बहुत फास्टली किसी भी डेटा को बहुत सारे डेटा में से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सर्च करने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे काम जो आप करते हो, और इस MS एक्सेस इन सबको क्या करा देता है, बहुत इजी बना देता है और फास्ट बना देता है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। अब एक्सेस, अब हमने तो मेन वैसे पढ़ा ही था कि जो जितने भी DBMS होते हैं उनका मेन जो यूज होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि डेटा को ताकि शेयर किया जा सके, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग एप्लीकेशंस या अलग अलग यूज़र उसी सेम डेटाबेस में से डेटा को यूज़ कर पाए। तो ये फैसिलिटी तो ये भी प्रोवाइड कराता है जो MS एक्सेस है। ठीक है, डेटा की शेयरिंग कराता है,
डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो वही बात लिखी है, ठीक है, जो हम पहले भी बता चुके। तो ये भी एक फीचर है इसका। तो ये थे हमने पढ़े एम एस एक्सेस, जो डेटाबेस हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एम एस एक्सेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे टेबल बनती है, कैसे उसमें डेटा स्टोर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे डेटा रिट्रीव होगा, क्वेरी कैसे बनेंगी, फॉर्म्स कैसे बनेंगे, रिपोर्ट कैसे बनेंगे, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे अभी आगे धीरे धीरे। ओके, सो नेक्स्ट इज एम एस एक्सेस 2000 इंटरफेस। एम एस एक्सेस को जब हम ओपन करते हैं तो हमें इंटरफेस का मतलब हम उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने आता है कि किस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होता है, या कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एम एस एक्सेस 2010 इंटरफेस। तो हमारा इंटरफेस कैसा होगा, तो वैसे तो जब हम एम एस एक्सेस को ओपन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जब आप एम एस एक्सेस को ओपन करते हो, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो, तो ऐसी कुछ विंडो आपके सामने शो होती है, जैसे ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो रेड से कलर में एक बटन दिखाई देगा, फाइल टैब, फाइल लिखा होता है इसके अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइल टैब। इसके अंदर क्या होता है, फाइल से रिलेटेड ऑप्शन, मतलब एक डेटाबेस, जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो उस डेटाबेस से रिलेटेड सारी जो ऑप्शंस है, कमांड्स है, वो आपको इस फाइल टैब में मिलते हैं। जैसे डेटाबेस, नया डेटाबेस क्रिएट करना, किसी पुराने डेटाबेस में कोई चेंज किया है तो उसको सेव करना, या उस डेटाबेस को किसी नए नाम से दोबारा सेव करना, या कोई पुराना डेटाबेस ओपन करना। तो डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, डेटाबेस में से कुछ प्रिंट कराना है आपको, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ फाइल टैब में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टैब्स होती हैं, अलग अलग टैब्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और जिस भी टैब को आप सेलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पर शुरू में होम टैब होती है, फिर क्रिएट टैब है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी और टैब्स हैं। तो जिस टैब पे भी आप क्लिक करोगे उस टैब के ऑप्शंस, ये एक रेक्टेंगुलर वाइट कलर का बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिबन। तो इस रिबन के अंदर हमें उस टैब के जो ऑप्शंस है वो शो हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्विक एक्सेस टूल बार, देखो ये टाइटल बार है, ऊपर सबसे ऊपर जो पट्टे होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्या होता है, जो भी किसी भी टैब में जो जितने भी ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ रख सकते हो और यहाँ से हटा भी सकते हो। तो ये क्या एक प्रकार से टूल बॉक्स है, जहाँ पर क्या रखते हैं हम, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स। ऐसे टूल्स जो आपको ज़्यादा यूज करने पड़ रहे हैं, बार बार यूज करने पड़ रहे हैं, हम उनको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखने का क्या बेनिफिट होता है कि आप जब एक टैब से दूसरी टैब में जाओगे, तो आप किसी भी टैब में चले जाओ, बट ये ऑप्शन आपको हमेशा दिखते रहेंगे। नहीं तो ये होता है ना, जैसे अगर एक होम टैब में कोई ऑप्शन है, अगर आप दूसरी टैब में जाओगे तो होम टैब वाले ऑप्शन है वो दिखेंगे नहीं फिर, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑप्शन को आपने क्विक एक्सेस टूल बार में रख लिया, तो आप किसी भी टैब पे चले जाओ, वो ऑप्शन आपको हमेशा दिखेगा। तो जो ऑप्शन हमें ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं, बार बार यूज करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार, ये ऊपर जो पट्टी है, इसमें हमें क्या डेटाबेस का नाम दिखाई देगा, और सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसका नाम दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डॉक्यूमेंट टैब, ये जैसे यहाँ पे लिखा ना टेबल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म आप जो ओपन करोगे, वो आपको यहाँ पे ऐसे अलग अलग टैब्स आते जाएंगे। जैसे अभी तो एक ही टेबल ओपन है जिसका नाम भी टेबल्स ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे वो जो भी बनेंगे, वो यहाँ पर ऐसे ओपन होते जाएंगे, जिस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टैब्स आ जाएंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टैब्स, ठीक है। तो मतलब कोई भी आप टेबल ओपन करते हो, कोई भी रिपोर्ट ओपन करते हो, कोई भी और क्या बनाते हैं हम, क्वेरी ओपन करते हैं, ठीक है, या तो ये यहाँ पे ओपन होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट टैब्स। उसके बाद ये यहाँ पे इस साइड में एक एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन पेन। इसमें क्या होता है, जितने भी टेबल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स और क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, फॉर्म्स, क्वेरी एंड रिपोर्ट, ठीक है। ये जो भी बनेंगी वो सारी हमें यहाँ पे लिस्ट उनकी दिखाई देती जाएगी। जिस पे भी आप डबल क्लिक करोगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और उसकी एक टैब आ जाएगी। यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें ओपन कर सकते हो, बट दिखाई देगी एक बार में एक ही चीज़ यहाँ पर। तो जिस टैब पर आप क्लिक करोगे वो चीज़ आपको दिखाई देगी, बट यहाँ पर वही दिखाई देंगे जो आप ओपन करोगे। ओपन कैसे होंगे, जो यहाँ पे आएंगे, जिस पर डबल क्लिक करोगे वो ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन पेन, क्योंकि यहाँ से हम एक किसी भी एक डॉक्यूमेंट से लेके दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नेविगेशन पेन। सो
ये नेविगेशन पेन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ये ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है, जैसे जब आप कोई भी टैब ओपन करते हो, जैसे फिलहाल यहाँ पे होम टैब यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ओपन है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शंस भी अलग अलग, जैसे आपको देखो बीच बीच में लाइन्स नज़र आ रही है, यहाँ पे एक लाइन लगी है, फिर यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक लाइन लगी है, और इन लाइन्स के बीच में कुछ नेम्स लिखे हैं। जैसे शुरू में यहाँ पर व्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे ये अलग अलग जो नेम्स लिखे हुए, ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो जो एक टेबल सॉरी टैब होती है, टैब के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो ये लिखा था ना ग्रुप्स, तो ये सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ये फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। एक्चुअली पिक्चर थोड़ी काफ़ी छोटी हो गई है। नेक्स्ट इज़ जैसे ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, ये वाला फॉन्ट ग्रुप हो गया, और ये वाला रिकॉर्ड्स ग्रुप है। आप बुक में ये इमेज देखोगे, आपके पास बुक होगी शायद, तो उसमें अगर देखोगे तो आपको ये सारे ग्रुप दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप्स होते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं रिबन। रिबन तो मैंने बताई दिया, ये जो बॉक्स है इसको रिबन बोलते हैं हम। उसके बाद वर्किंग एरिया, जो आप काम करोगे, जैसे कोई टेबल ओपन कर ली, उसमें कोई भी डेटा आपको डालना है, इंसर्ट करना है, चेंज करना है, वो सारा काम आप कहाँ करोगे, यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। उसके बाद नीचे जैसे आप किसी टेबल में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको क्या होता है, नेविगेशन बटन। इससे क्या कर सकते हो आप, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जा सकते हो। रिकॉर्ड मैंने आपको समझाया था ना, जैसे एक टेबल होती है, उसमें किसी भी डेटा आइटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी जिसको आप रो बोलते हो, एक रो को क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में नेविगेट करने के लिए इन बटन्स का यूज़ करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नेविगेशन बटन्स। और इसके बाद सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे एक पट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें हमें यहाँ पर जैसे क्या दिखाई देता है, एक तो कौन सा व्यू यूज कर रखा है हमने, उस व्यू का नाम आएगा। जैसे डेटा शीट व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू होता है, और भी कई व्यूज़ होते हैं, तो वो कौन सा व्यू यूज कर रहे हो, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी टाइम टाइम पर आपको यहाँ पर शो होती रहती है, ठीक है। तो ये सब थे कुछ जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ बातें और हैं जो ज़रूरी हैं डेटाबेस से रिलेटेड, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या होती है कि हमने बताया था कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो DBMS बनाती हैं, ठीक है। जैसे ओरेकल का भी डेटाबेस आता है, SQL का भी आता है, साइबेस के नाम से आता है, तो बहुत फॉक्स प्रो के नाम से भी आता है, ठीक है। तो ये जब सारी कंपनियां, अलग अलग कंपनियां अगर डेटाबेस बना रही हैं, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग कोडिंग करता है उसकी, ठीक है, कि कौन सा काम, जैसे सबके ऑप्शन अलग अलग होते हैं। जैसे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सब में सेम तरीका नहीं होता ना एक ही काम को करने का। तो अब क्योंकि वो एक दूसरे को देख के थोड़ा ना बनाते हैं, हर कोई कंपनी अपना बना रही है, वो अपना सोच के अपने दिमाग से बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अलग अलग कंपनियां डेटाबेस बना रही थी, तो किसी के माइंड में आया कि ऐसे तो जब अलग अलग डेटाबेस बनाएंगे, हर किसी डेटाबेस में मान लो आपको एक टेबल बनानी है, तो कोई टेबल बनाने का तरीका कुछ और बना देगा, दूसरी कंपनी वाला उस टेबल बनाने का तरीका कुछ और कर देगा, ठीक है। ऐसे एक ही काम को करने के हर डेटाबेस में अलग अलग तरीके बन जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि चाहे कोई भी कंपनी डेटाबेस क्यों ना बनाए, बस उसमें जो काम करने के तरीके हैं वो सब में सेम रहे। मतलब अगर एक टेबल बनानी है तो सब में सेम तरीके से ही टेबल बने, और अगर सभी में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो सेम तरीका हो डेटा इंसर्ट करने का। तो उसके लिए क्या सोचा गया, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो बनाई गई, ओके। और सभी डेटाबेस बनाने वाली कंपनियों को क्या बोला गया कि भाई हमने एक ये लैंग्वेज बनाई है जिसमें बता दिया गया है कि अगर आपको ये काम कराना है तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी डेटाबेस, जब कोई भी कंपनी डेटाबेस बनाते हैं, उसको इसी तरीके से अपना डेटाबेस बनाना है। सॉरी डेटाबेस नहीं, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना है कि उस काम को करने का तरीका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में बनाया गया, यानी जो कमांड हमने बनाई है इस लैंग्वेज में, वो कमांड यूज होने से ही वो काम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हर, जैसे अगर आपको चाहे अगर एक बार MS डेटाबेस में काम करना सीख लिया आपने MS एक्सेस में, तो आप दूसरे डेटाबेस में भी सेम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्योंकि यूज़ अगर होंगी, तो वहाँ पे भी आप सेम तरीके से वही काम कर पाओगे।
नहीं तो क्या होता है, आपको सारे डेटाबेस अलग अलग से सीखने पड़ते हैं कि भाई इसमें टेबल कैसे बनेगी, उसमें कैसे बनेगी, उसमें कैसे बनेगी, डेटा इसमें कैसे सेव होगा, किसी और में कैसे सेव होगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आने से क्या हो गया कि सभी में एक ही लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, उस लैंग्वेज से आप किसी भी डेटाबेस में कोई भी वर्क कर सकते हो। तो इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसको, ये क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर? ये तो एक डेटाबेस ही है, जैसे एम एस एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही डेटाबेस है। तो लेकिन जो एम एस एक्सेस डेटाबेस है ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा डेटा हो उसको हैंडल करने के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक दूसरा बनाया एसक्यूएल सर्वर नाम से। ठीक है, जो स्पेशली सर्वर का काम करता है। मतलब जिस कंप्यूटर पे हम इसको डालेंगे तो उसका काम मोस्टली यही रखते हैं कि वो कंप्यूटर कोई और काम नहीं करेगा, बस उसे डेटाबेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट चीज है ए डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more data files located at different sites on computer network is called a distributed database। क्या समझ में आया कि कई डेटाबेस ऐसे होते हैं, जैसे उस वो जो डेटाबेस है ना, मान लो आपने 2 टेबल बनाई या 3 टेबल बनाई, तो जरूरी नहीं सारी टेबल उसी एक ही कंप्यूटर पे रखी जाए। तो कई बार होता है एक टेबल बनाई किसी एक कंप्यूटर पे, दूसरी टेबल बनाई गई है दूसरे टेबल में। तो ऐसे डेटाबेस भी होते हैं जिनमें आपको जरूरी नहीं कि आप सारी फाइल्स हैं वो एक ही कंप्यूटर पे रखें। आप अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग फाइल्स रख सकते हैं, बट फिर वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं नेटवर्क के थ्रू। तो ऐसा डेटाबेस जो अलग अलग कंप्यूटर्स पर रखी हुई फाइल्स को कंबाइन करा के एक डेटाबेस बना दे, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि मेंटेनिंग एंड एश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। मतलब ये श्योर कर लेना कि जो भी हम डेटा डालने वाले हैं डेटाबेस में, उसमें एरर कम से कम होंगे और जो डेटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। मतलब डेटा इंटीग्रिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा और एरर्स जो होंगे उतने ही कम होंगे। ओके। नेक्स्ट इज ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की, जब आप किसी टेबल में डेटा डालते हो तो जो मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे फादर नेम है, तो फादर नेम में क्या है कि ये नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो नेम आया है वो दोबारा आ जाए, बट कैंडिडेट की से क्या होता है, जो अगर कोई भी कैंडिडेट की होगी तो उस फील्ड में, जो फील्ड कैंडिडेट की होगी उस फील्ड में सेम डेटा नहीं आ सकता। ओके। तो एक टेबल में कई बार एक से ज़्यादा कैंडिडेट की भी हो जाती है। जैसे मान लो अगर एक टेबल, इसमें तो कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, जैसे देखो क्योंकि फादर्स नेम है वो किसी भी का सेम भी हो सकता है, दोबारा आ सकता है। इंग्लिश के मार्क्स मान लो 89 है तो 89 दोबारा भी आ सकता है किसी और बच्चे के। मैथ्स के मार्क्स भी ऐसे दोबारा भी सेम मार्क्स आ सकते हैं, हिंदी के भी सेम मार्क्स दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ तो कोई भी कैंडिडेट की नहीं है। ओके। लेकिन अगर एक एग्जांपल देखो, मान लो एक टेबल है जिसमें आपने स्टूडेंट का आधार नंबर भरा है, फिर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर भी भरा हुआ है, तो यहाँ पे देखो दो दो कैंडिडेट के हैं। आधार नंबर भी कभी किसी का सेम नहीं हो सकता। स्टूडेंट का जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी कह लो, या एडमिशन नंबर है, वो भी कभी सेम नहीं हो सकता बच्चों का। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, कैंडिडेट की है। ओके। फिर एक होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जो कैंडिडेट के होते हैं ना उन्हीं में से हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हम इसके बेस पर डेटा की चेकिंग रखेंगे पूरी टेबल में, कि भाई ये चीज़ कभी भी डुप्लीकेट ना हो। तो जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होते हैं तो उनमें से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की। अगर एक ही कैंडिडेट की है तो वही कैंडिडेट की भी कहलाती है और वही प्राइमरी की भी कहलाती है। ठीक है। तो ये था कैंडिडेट की। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, जैसे चलो एक और एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ दूसरी टेबल, दूसरे ऑप्शन में। यहाँ पर देखो दो टेबल है, एक टीचर इन्फो और एक टीचर्स डिटेल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, टीचर इन्फो में कोई भी जो टीचर है हर किसी को एक एक टीचर आईडी दी गई है और साथ में कुछ उसी की इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि इसका एड्रेस क्या है, इसका नेम क्या है। ठीक है। लेकिन अब देखो बहुत सारे टीचर ऐसे भी हो सकता है, देखो स्कूल का नेम, अब कोई टीचर है तो एक ही स्कूल में तो होगा, और एड्रेस है उसका वो भी एक ही होगा। ठीक है। उसका नेम है वो भी एक ही होगा। लेकिन अब कुछ ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं जिसका जो सब्जेक्ट है, अब कई टीचर होते हैं जैसे वो इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, मैथ्स भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। या कोई कंप्यूटर भी पढ़ा देता है।
ठीक है, तो एक ही टीचर कई बार एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा देता है। तो अगर हम यहाँ पर ही सब्जेक्ट लिखते तो एक टीचर का बस एक ही सब्जेक्ट लिखा जाता। मान लो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट फील्ड बनाता, तो हमने क्या किया, एक और टेबल बना ली जिसमें टीचर की डिटेल डाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या किया, जो टीचर आईडी हम लिखेंगे, जैसे जो टीचर आईडी यहाँ पे मिली है, और उसके सामने लिखेंगे इसका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लो ये 1011 कौन है, मिस्टर पारुल है, तो इसके मान लो सब्जेक्ट हमने लिख दिया इंग्लिश। अब यहाँ पे चाहे तो दोबारा फिर यही, यहाँ पे तो वैसे अलग अलग लिखे हैं, बट मैं दोबारा भी लिखूँ तो फिर क्या आ जाएगा, सपोज करो मैंने मैथ्स भी लिख दिया सेम आईडी लिखे, तो इसका मतलब क्या, भाई इस आईडी वाला जो टीचर है वो ये इंग्लिश भी पढ़ा लेता है और मैथ्स भी पढ़ा लेता है। ठीक है, तो दो टेबल बना दी। अब देखो दोनों टेबल में ये टीचर आईडी इसमें भी है और टीचर आईडी इसमें भी है, बट यहाँ पर टीचर आईडी क्या है, प्राइमरी की, क्योंकि एक टीचर जो है उसको एक ही आईडी मिलेगी, तो जो एक आईडी एक बार मिल चुका है दोबारा अब इस टेबल में यहाँ पे वो एंटर नहीं हो सकती। ओके, लेकिन अब यहाँ पर इस टेबल में भी टीचर आईडी है, बट यहाँ पर वो प्राइमरी की नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोबारा हो सकती है ना। लेकिन एक बात सोचो, अगर कोई ऐसा टीचर है जो उसकी टीचर आईडी यहाँ पे है ही नहीं, क्या वो कोई सब्जेक्ट, मतलब जो आईडी ही नहीं है, क्या वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पर तो वो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पर जो टीचर आईडी होगी वो क्या होगी, फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो टीचर आईडी है इस टेबल में टीचर आईडी क्या है, फॉरेन की। तो फॉरेन की का मतलब क्या है, ये इस टेबल में तो प्राइमरी की नहीं है बट किसी और टेबल में प्राइमरी की है, और ये इन दोनों जो टेबल हैं ये इस फील्ड के बेस पर आपस में कनेक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इस टेबल में, जैसे आपने इस टेबल में यहाँ पे क्या बना दिया, इसको प्राइमरी की बना दिया, और इस टेबल में इसको फॉरेन की बना दिया। अब क्या होगा कि जो आईडी यहाँ पर डली है, आप जब यहाँ इस टेबल में एंटर करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई आईडी डालनी पड़ेगी। अगर आप कोई दूसरी आईडी डालोगे वो तो एंटर ही नहीं होगी, ये बोल देगा भाई ये जो टेबल है, सॉरी ये आईडी जो है वो इस टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये फॉरेन की हो गई। ओके, तो और ऐसे भी एक और भी चीज़ है, जैसे अगर यहाँ से मान लो आप इसको डिलीट कर देते, तो भाई ये जो टीचर है इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये 101 को यहाँ से डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी वो डिलीट हो जाएगा, इस टेबल में से भी। ठीक है, तो ये दोनों जो टेबल हैं, यहाँ पे मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट एक साथ समझा दिए हैं कि एक तो फॉरेन की क्या होती है। तो फॉरेन की क्या होती है, एक ऐसी फील्ड जो किसी एक टेबल में तो नॉर्मल की है बट वो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है, और इस फील्ड के बेस पर दोनों टेबल को लिंक किया गया है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड जो एक में प्राइमरी की और दूसरी टेबल में वो नॉर्मल की हो, बट उस फील्ड के बेस पर दोनों टेबल को क्या किया गया है, लिंक किया गया है, तो ऐसी की को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। दूसरी टेबल में जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो फॉरेन की। ठीक है, मतलब जहां वो नॉर्मल की है वहां वो फॉरेन की कहलाएगी। ओके, तो ये हो गया फॉरेन की। अब वापस आते हैं एक बार, तो ये कैंडिडेट की था हमारा, तो हमने पढ़ लिया, और फॉरेन की भी पढ़ लिया। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप भी मैंने अभी जो ये एग्जांपल दिया ना, इसमें आपको अच्छे से वैसे समझा दिया है कि रिलेशनशिप क्या होती है। जब हम दो टेबल्स में कई बार हमें इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है, तो उन दोनों टेबल को किसी तरीके से लिंक करना पड़ता है किसी फील्ड के बेस पर, और वो फील्ड क्या होनी चाहिए, उनके अंदर सेम चीज़ें भरी जानी चाहिए। जो ईमेल आईडी यहाँ है वही यहाँ पे भरी जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे टीचर आईडी क्या है, वो फील्ड होगी जिनके बेस पर ये दोनों टेबल आपस में लिंक है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बन गई, क्योंकि ये दोनों टेबल आपस में लिंक हो गई हैं कि जो ईमेल आईडी इस टेबल में नहीं है, जो सॉरी ईमेल आईडी बोल रहा हूँ, जो टीचर आईडी इस टेबल में नहीं है वो यहाँ भी नहीं हो सकती। आप एंटर करने की कोशिश करोगे एरर आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से कोई भी चेंज कर देते हो, जैसे इस ईमेल टीचर आईडी को अगर यहाँ पे चेंज करोगे, मान लो इसकी टीचर आईडी आपने चेंज कर रही है, 1011 की जगह 1015 या 16 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी ये टीचर आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो एक लिंक बनता है दोनों टेबल के बीच में, वो क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये रिलेशनशिप बना के बताई गई है। जैसे एक टेबल ये है टीचर डिटेल्स वाली, ये टीचर डिटेल्स वाली टेबल है, और ये है टीचर इन्फो वाली। अब यहाँ पर क्या किया गया है तो ये जो टीचर आईडी है
और यहाँ पर भी टीचर आईडी है। तो इसके बीच में देखो एक लाइन बनी आ गई है, ये ऐसे लाइन, ये लाइन किसको शो कर रही है, ये रिलेशनशिप को शो कर रही है कि ये दोनों टेबल हैं जो वो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। कौन सी फील्ड के बेस पर, टीचर आईडी के बेस पर, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये भी जो एक्चुअली मैंने आपको जो यहाँ पे लिखा है वो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो प्राइमरी की होती है। वैसे प्राइमरी की भी मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी टेबल में जब अगर हमें कोई ऐसी फील्ड चाहिए जिसमें कोई भी वैल्यू जो एक बार आ चुकी है वो दोबारा ना आ सके, जैसे इस टेबल में हमें चाहिए थी कि एक बार जो आईडी किसी टीचर को मिल गई है वो दोबारा नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी, तो दोबारा एंट्री ही नहीं होनी चाहिए सेम आईडी की। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया, टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाया। बट यहाँ पर नहीं बनाया था, यहाँ पर क्या बनाया, फॉरेन की, कि यहाँ पे दोबारा वैल्यू आ सकती है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, इन्हीं में से कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। तो ये सारी कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, और तीसरी क्या बताई है मैंने, प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की। तो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखो सबसे पहले बात आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, किसी भी टेबल में जितनी भी फील्ड्स ऐसी लगे कि भाई इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती, मतलब जो वैल्यू एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आ सकती, तो उस फील्ड को क्या कहेंगे हम, कैंडिडेट की। तो वो फील्ड क्या है, कैंडिडेट की। मतलब चाहिए कह लो कि कोई भी ऐसी फील्ड जिसको प्राइमरी की बनाया जा सकता हो वो क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की तो कितनी भी हो सकती हैं एक टेबल में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर एक टेबल में स्टूडेंट का आधार नंबर भी है और एडमिशन नंबर भी है, तो दोनों क्या है, स्टूडेंट जो एडमिशन नंबर है वो भी कैंडिडेट की है और आधार नंबर है वो भी कैंडिडेट की है। बट प्राइमरी की दोनों को नहीं बना सकते, किसी भी टेबल में प्राइमरी की आप किसी एक को ही बना सकते हो, ठीक है। तो कैंडिडेट तो क्या हो गया, जो कोई भी ऐसी फील्ड जो प्राइमरी की बनने लायक हो वो क्या कहलाती है, कैंडिडेट की। और जिसको बना देंगे वो प्राइमरी की कहलाएगी। और बाकी जो की बच जाती है यानी जिसको हम नहीं बनाते उनको एक्चुअली सेकेंडरी की बोलते हैं, वो बताया नहीं गया इस चैप्टर में, तो वैसे मैं बता देता हूँ। तो प्राइमरी की यानी कैंडिडेट की में से जो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, तो पांचों में से किसी को भी मॉनिटर बनाया जा सकता है। बट इतना थोड़ा ना एक क्लास में 5-5 मॉनिटर बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, बनाएंगे तो किसी एक कोई, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी मॉनिटर बन जाएगा। बट बाकी के जो हैं उनको क्या बना सकते हैं हम, सेकेंडरी मॉनिटर बना सकते हैं कि भाई किसी दिन अगर वो एब्सेंट रहता है तो फिर जो उन 4 है बाकी जो बच गए उनमें से कोई उस टाइम पे वर्क कर लेगा। तो ऐसे ही ये यहाँ पे होता है कि कैंडिडेट की अगर एक से ज़्यादा है तो उनमें से हम किसी एक को प्राइमरी की बना देते हैं और बाकी जो बच जाती है वो क्या बच जाती है, सेकेंडरी की कहलाती है। कि वो भी प्राइमरी की बन सकती थी या आगे भी बनाई जा सकती है दोबारा अगर ज़रूरत पड़े तो उनमें से किसी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, बट अभी है नहीं वो, ओके। तो ये तो हो गया प्राइमरी की और कैंडिडेट की। और लास्ट फॉरेन की तो मैंने बताया था कि एक ऐसी फील्ड होती है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है बट इसमें वो एक नॉर्मल की होती है उस टेबल में, ठीक है। और इस उसके बेस पर दोनों टेबल्स आपस में लिंक होती हैं। सो जो हमारा सेशन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम एक बेसिक नॉलेज डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी हो गई है कि डेटाबेस क्या होता है, उसमें किस टाइप की कीज़ यूज़ होती हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो ये सब पता चल गया है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट session 2 of the same unit. Till then, bye bye, take care.